अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे चैप्टर नंबर 3 है 10th क्लास बायोलॉजी का। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसान का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम पहले एमसीक्यूज देखते हैं, फिर शॉर्ट और लॉन्ग। और बच्चे मैं आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आप इस लेक्चर के, उर्दू मीडियम वाले लेक्चर के यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं। उसके अलावा बेटा जी जो है, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि फिर आप एंड वाली एक्सरसाइज कर लें अच्छे तरीके से तमाम चैप्टर्स की, तो फिर आप जो है वो पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं। खून के कौन से अज्जा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के जिम्मेदार हैं? ठीक है, तो आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल तो नहीं है, ये तो इन्फेक्शंस वगैरह के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, और जो प्लेटलेट्स हैं, ये कोई ब्लड वेसल वगैरह यहाँ पे रप्चर हो जाए, कोई जख्म हो जाए, तो वहाँ पे आकर ये क्या है, क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स हैं बच्चे, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा है बेटा, खून में प्लेटलेट्स की कमी का सामना करने वाले शख्स को किस काम में मुश्किल हो सकती है? तो अभी मैंने बताया कि ये खून के जमने में मदद देते हैं। ठीक है, कहीं भी ब्लड वेसल आपकी खुदा न खास्ता रप्चर हो जाए, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखें, अब ये देखें, यहाँ पे ब्लड वेसल है, कोई भी ये रप्चर हुई है, यहाँ पे प्लेटलेट्स आए हैं। ठीक है, इन्होंने क्लॉट बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो खून को यहाँ पे ये जमने में मदद देते हैं। तो ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, खून के जमने में मुश्किल हो सकती है। यानी कि जिस बंदे को फिर प्लेटलेट्स की कमी होगी, जिस बंदे के प्लेटलेट्स कम होंगे, उसका जो कोई जख्म होगा वो जल्दी मंद मेल नहीं होगा। ठीक है, जल्दी रिकवरी नहीं होगी। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में उसे कमी नहीं, मसला नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो रेड ब्लड सेल करवाते हैं। ठीक है, तनफुस में भी मसला नहीं बनेगा, इन्फेक्शन से लड़ने में भी मसला नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो मदद करते हैं। अच्छा, कौन सी तह है जो तमाम ब्लड वेसल्स में होती है? स्मूथ मसल, एंडोथीलियम, स्केलेटल मसल या कनेक्टिव टिश्यू? हमने जो ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, तो वहाँ पे आप देखें बच्चे, ये देखें, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये तीनों का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो एंडोथीलियम है, ये कैपिलरीज में भी मौजूद है, ये एंडोथीलियम बेटा यही, ये आर्टरी में भी मौजूद है, ये वेन है, इसमें भी एंडोथीलियम मौजूद है। ठीक है, तो एंडोथीलियम जो है, बाकी तमाम लेयर्स जो हैं वो एब्सेंट है कैपिलरीज में। ठीक है, तो कैपिलरी में एंडोथीलियम है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो एंडोथीलियम है बेटा जी, वो क्या है, तमाम ब्लड वेसल्स में होती है। उसके बाद बच्चे, बालग इंसान में कौन से खाने या वेसल में डीऑक्सीजनेटेड खून होता है? यानी कि कौन से हार्ट का जो है, हार्ट का कौन सा खाना है दिल का कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड खून होता है? बाएं एट्रियम में, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में या एओर्टा में? थोड़ी सी गौर करें बच्चे, तमाम ऑप्शंस को हम देखते हैं। जो बायां एट्रियम है ना बच्चे, इसमें डीऑक्सीजनेटेड खून नहीं होता। डीऑक्सीजनेटेड खून वो होता है जिसमें कम ऑक्सीजन हो। बाएं एट्रियम में फेफड़ों से ऑक्सीजन डलवा कर जो पल्मोनरी वेन है वो खून ले आई है ऑक्सीजन वाला। ठीक है ना, और जो पल्मोनरी आर्टरी है बच्चे, ये क्या करती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन आपने पढ़ी है, पल्मोनरी की सर्कुलेशन का ताल्लुक होता है फेफड़ों के साथ, फेफड़ों से ऑक्सीजन डलवा कर लेकर आती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, आर्टरी वो होती है जो दिल से दूर लेकर जाती हैं खून को। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है बच्चे, इसकी तरफ अगर आप गौर करें तो ये पल्मोनरी आर्टरी दिल की तरफ जा रही है। ठीक है, दिल के जो दाईं साइड है, वहां से ये ऑक्सीजन डलवाने के लिए जो डीऑक्सीजनेटेड खून है उसको लेकर वहां पे जा रही है फेफड़ों की तरफ, और फिर फेफड़ों से ऑक्सीजन जब डल जाएगी तो पल्मोनरी वेन ले आएगी। इसका मतलब पल्मोनरी वेन में तो ऑक्सीजनेटेड खून ही होगा ना, जो बाएं एट्रियम में ले आएगी, ये वाली पल्मोनरी वेन इस एट्रियम में खून ले आएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें कम ऑक्सीजन वाला खून होता है। ठीक है, तो और जो एओर्टा है आपको पता है, इस ये तो ऑक्सीजन वाला खून ही यहाँ से पूरे जिस्म में जो है वो सर्कुलेट करवाया जाता है। जब फाइब्रिनोजिन खून का क्लाट बनाती है तो ये खून से अलग हो जाती है। खून के बकिया हिस्से को क्या कहते हैं बच्चे? हम सीरम बोलते हैं। आपको पता है कि फाइब्रिनोजिन क्लोटिंग प्रोटीन है। ठीक है, जब इसको निकाल दिया जाए तो जो पीछे चीज बचती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे?
उसे हम सीरम बोलते हैं। देखें ना, खून के प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजिन निकाल ली जाए तो बकिया हिस्से को हम क्या बोलेंगे, सीरम। ठीक है, तो ये टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने के लिए लैब में इस्तेमाल होता है। इंसान के दिल के किस खाने की दीवारें सबसे मोटी हैं? देखें बच्चे, दायां एट्रियम, बायां एट्रियम, बायां वेंट्रिकल या दायां वेंट्रिकल। बच्चे इसका जवाब है बायां वेंट्रिकल। आपको मालूम होना चाहिए जो हमारे दिल की लेफ्ट साइड है, बाईं साइड है, वो बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि उसने सिस्टेमिक सर्कुलेशन करवानी, उसने पूरे सिस्टम्स को जिस्म के बड़ी तेजी के साथ, बड़ी कुवत के साथ पावर लगाकर खून ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो जो बायां वेंट्रिकल है बेटा दिल का, वो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे देखें दिल की साख्त, तो ये दायां एट्रियम है, ये दायां वेंट्रिकल है, ये बायां एट्रियम है, ये बायां वेंट्रिकल है। तो इन तमाम से, इससे, इससे और इससे, ये वाला जो बायां वेंट्रिकल है बेटा, ये खून को अयोर्टा में भेजेगा और वहां से फिर पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा अयोर्टा से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से। तो इसका मतलब है ये साइड जो दिल की बाईं साइड है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, तो जो बायां वेंट्रिकल है, आपने याद रखना है कि ये सबसे ज्यादा मजबूत है। खून और टिश्यूज के माबेन मादों का तबादला कहाँ होता है? तो बच्चे जो आर्टरीज होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये वेन और आर्टरी के, सॉरी बच्चे, आर्टरी और वेन नहीं है, ये नहीं है, कैपिलरीज आएगा इसका, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ। तो बच्चे आपको मालूम है कि ये आर्टरीज होती हैं जो दिल से खून लेकर जिस्म के तमाम हिस्सों की तरफ जाती हैं, ऑक्सीजन वाला खून। और वेन्स होती हैं कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कम ऑक्सीजन वाला खून है, वो लेकर दिल की तरफ आती हैं। और इन आर्टरी और वेन के दरमियान जो चीज़ राब्ते का काम करती है वो कैपिलरीज हैं। तो खून और टिश्यूज के मबैन जो मादों का तबादला है बेटा, वो कहाँ पे होगा? कैपिलरीज में होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ डायग्रामेटिकली। यहाँ पे जब ये देखें, ये आर्टरी है बेटा, ये वेन है, और इनके दरमियान ये जो राब्ते का काम कर रही हैं ये सारी, ये क्या है? ये कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके, ये किताब वाले की गलती है, राइटर की, पब्लिशर की। तो आप इसको यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यहाँ पे आप कैपिलरीज लिख लीजिए। अच्छा बेटा जी, तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड खून होता है सवाए डैश वेन के। ठीक है, कौन सी वेन है? तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड खून है, एक है जिसमें ऑक्सीजनेटेड खून है, तो वो कौन सी है? देखें बच्चे, तमाम जो वेन होती हैं ना वो दिल की तरफ आ रही होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दिल की तरफ कम ऑक्सीजन वाला खून ही लेकर आएंगी। और जो दिल से दूर जाती हैं उन्हें हम आर्टरी बोलते हैं, वो ऑक्सीजन वाला खून लेकर जाती हैं। ठीक है, तो वेन्स में तो डीऑक्सीजनेटेड खून ही होता है, लेकिन एक वेन ऐसी भी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड खून होता है, ऑक्सीजन वाला सिर्फ एक वेन है, तो वो है बच्चे पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन आ रही है फेफड़ों से दिल की तरफ। अगर ये फेफड़ों से दिल की तरफ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन फेफड़ों से जो हम सांस के जरिए अंदर लेकर गए थे, फेफड़ों से वो लेकर दिल की तरफ, दिल के बाएं तरफ जो है, बाएं एट्रियम में आ रही है। ठीक है, बाकी ये जो वेना केवा है ये भी डीऑक्सीजनेटेड खून ही होता है इसमें। हेप्टिक पोर्टल वेन है जो, इसमें भी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, जिगर के साथ एसोसिएट है। रीनल वेन है बेटा, इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ही खून होता है क्योंकि ये गुर्दों के साथ एसोसिएट है। ठीक है, तो जो मेन चीज है बेटा जी वो यही है कि जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, उसमें उसमें ऑक्सीजनेटेड खून होता है। ठीक है, बाकी ये सब में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कम ऑक्सीजन वाला खून है। खून के बहाव में कहाँ रुकावट आने से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है? ठीक है, यानी कि खून, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है? मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियल मतलब दिल के, इन्फेक्शन मतलब के डेथ हो जाना, यानी कि दिल के मसल्स की मौत हो जाना। ठीक है, तो ये क्या है? एयोर्टा, पल्मोनरी वेन, हेप्टिक, कोरोनरी। देखें बच्चे, कोरोनरी आर्टरी है जो आपकी कोरोनरी शरेयान है, उसमें अगर खून के बहाव में, ये कोरोनरी आर्टरी करती क्या है? ये दिल के मसल को ना ऑक्सीजन वाला खून देती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोरोनरी आर्टरी में कहीं रुकावट आ जाए इसके बहाव में, खून के बहाव में, तो उससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, 10वां है जी, अगर बाइस्पिड वाल्व खराब हो जाए तो खून का कौन सा बहाव मुतासर होगा? देखें, आपको पता है कि एक ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, एक बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप दिल का स्ट्रक्चर पढ़ें बच्चे, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान है। ठीक है, ट्राइकस्पिड, इनके 3 होते हैं वो पर्दे। और जो बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व है दिल के, उसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये वाल्व खराब हो जाए
तो मसला आएगा बच्चे दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान, और अगर बाइकस्फिड वाल्व खराब हो जाए तो बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान मसला आएगा। तो हमारा जवाब क्या है कि अगर बाइकस्फिड वाल्व खराब हो जाए तो खून का जो बहाव मुतासर होगा वो बाएं वेंट्रिकल, बाएं एट्रियम से बाएं वेंट्रिकल का इसका पहला ही जवाब है। ठीक है, ये वाला बहाव खराब होगा क्योंकि ये वाला बाइकस्फिड वाल्व है, ये बाएं एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल के दरमियान वाक़ है। ओके बच्चे, उसके बाद है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। खून में मौजूद सेल्स की इकसाम और उनके अफ़आल की फहरिस्त बनाएं। यानी कि हमारे खून में सेल्स की कौन कौन सी इकसाम है और उनका फेल क्या है। ठीक है ना, तो ये बड़ा इजी है, आप शुरू में जाएंगे। ठीक है, खून के जो हैं मौजूद, तो यहाँ पे बच्चे आप ये देखें ब्लड सेल्स। ठीक है, और सेल की तरह के ब्लड सेल्स, उसने कहा है ब्लड सेल्स की इकसाम बतानी है आपने और उनके अफ़आल बताने हैं। तो आपने सबसे पहली किस्म बतानी है कि रेड ब्लड सेल्स, इनको हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, सुर्ख, और साइट का मतलब होता है सेल। एरिथ्रो मतलब रेड और साइट मतलब सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, नाम से परेशान नहीं होना आपने, ये याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो इनका नाम बता दिया, तो इसका अब आपने फंक्शन बताना है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताना है कि इनमें एक सुर्ख प्रोटीन हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। ये प्रोटीन ऑक्सीजन और थोड़ी सी मकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये आपने रेड ब्लड सेल्स के बारे में बता देना। ये आपको लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह सारा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बस आपने इतना इतना बताना है। तो एक किस्म रेड ब्लड सेल्स हो गए। ठीक है, और इसमें जो ये काम क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरे हैं ये वाला जो मैंने अंडरलाइन किया, ये आपने बस लिखना है। दूसरी आपने ब्लड सेल्स की किस्म बतानी है वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस या वाइट, तो साइट्स मतलब सेल। तो जो कलरलेस सेल होते हैं या वाइट उनका कलर होता है, उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, वाइट ब्लड सेल्स क्या है, बीमारियों के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करते हैं। ठीक है, तो इनकी अगर एग्जाम पूछी जाए तो उनमें जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं उसकी बता देनी है, और ए ग्रैन्युलोसाइट, बल्कि आपने इसमें बता देनी है कि वाइट ब्लड सेल्स में ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म दानेदार होता है। ग्रैन्युलोसाइट देखें, ग्रैन्यूल मतलब दानेदार और साइट मतलब सेल्स, यानी कि ये दानेदार साखते हैं। और ए का मतलब होता है एब्सेंट या ना होना। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब दानेदार सेल्स, तो ये गैर दानेदार होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इनका बता देना है। उसके बाद आपने तीसरी किस्म बतानी है सेल्स की। एक वाइट ब्लड सेल हो गए, एक रेड ब्लड सेल हो गए, तीसरे हो गए बच्चे प्लेटलेट्स। इसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये थ्रोम्बस बनाते हैं, मतलब कि क्लॉट बनाते हैं जहाँ पे मसला बन जाता है, जहाँ पे ब्लड वेसल वगैरह रप्चर हो जाती है। ठीक है, तो इसका आपने फंक्शन ये लिखना है कि जब कोई ब्लड, पहले आपने नाम लिख लेने हैं। ठीक है, और साथ साथ इनके फंक्शन लिखने हैं। जब कोई ब्लड वेसल कटती है तो इस मुकाम पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ ये एक दूसरे से चमड़ जाते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में तब्दील कर देते हैं, और फाइब्रिन के मालिक्यूल एक जाल बनाते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल फंस जाते हैं। ठीक है, फाइब्रिन और रेड ब्लड सेल का मजमू सख्त हो जाता है और खून का क्लाट कहलाता है। और क्लाट इस वक्त तक खून बहने से रोकता है जब तक कटी हुई ब्लड वेसल मरम्मत ना हो जाए। ये देखें बच्चे, ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपने ये लिखना है। तो जो प्लेटलेट्स का फंक्शन बयान करें, ये अलग से शॉर्ट आएगा। तो होता क्या है बच्चे, ये देखें कि ये यहाँ से कटी, ये ब्लड वेसल कट गई, कोई मसला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ने एंट्री मारी यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो फाइब्रिनोजिन प्रोटीन है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो फाइब्रिन क्या करेगी, यहाँ पे बच्चे एक जाल बनाना। ये देखें, आपको जाल नजर आ रहा होगा, तो ये जाल बनना शुरू हो गया। तो ये जाल क्या करेगा, रेड ब्लड सेल जो गुजर रहे होंगे उनको फंसा लेगा। यहाँ पे रेड ब्लड सेल जाल में फंस जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या है, ये खून का लोथड़ा नजर आएगा, जो कि यहाँ पे एक क्लॉट बन गया है, जिससे आपका क्या हो गया है, खून बहना रुक गया है। ठीक है, तो ये आप तीन एग्जाम जो हैं सेल्स की लिखेंगे और इनका फेल लिखेंगे। ठीक है, यानी कि उसने खून में मौजूद सेल्स की एग्जाम पूछा है और उनके अफाल पूछे, तो ये अलग-अलग से ही आएगा आपको। ठीक है ना, जो किस्म पूछेगा वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या प्लेटलेट्स, तो आप लिख लीजिएगा। दूसरा, एट्रिया और वेंट्रिकल्स में फर्क बयान करें। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स में फर्क बयान करें, सवाल नंबर 2 है।
देखिए बच्चे, बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आएंगे आप, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंसानी दिल की जो साख्त है, ये वाला टॉपिक इंसान का दिल है, दिल की साख्त है। तो देखें बच्चे, ये वाला राइट एट्रियम है, ये वाला लेफ्ट एट्रियम है। तो दायां एट्रियम और बायां एट्रियम, इनको जब हम मिलाकर कहेंगे, अकेले अकेले को हम एट्रियम कहेंगे, जब दोनों को मिलाकर कहेंगे तो इन्हें हम एट्रिया कहेंगे, ठीक है। यही उसने पूछा है, ठीक है। तो इन दोनों को हम एट्रिया बोलेंगे। और ये दायां वेंट्रिकल है, ये क्या है, बायां वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यही उसने पूछा है, तो ये हम आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने यहाँ से इसका लिखना है, ठीक है, कि दिल की हर साइड दो खानों में तकसीम होती है, ठीक है। अब ये दिल की दाईं साइड है, ये बाईं साइड है, तो हर साइड दो खानों में है। दो खाने कौन से हैं, ये दायां एट्रियम है, ये बायां एट्रियम है। इस साइड के दाएं दो खाने कौन से हैं, ये बायां एट्रियम है, ये बायां वेंट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा, तो दिल की हर साइड दो खानों में तकसीम होती है। हर बलाई खाना एट्रियम, जब जिसकी जमा एट्रिया है कहलाता है, ठीक है। तो हर जो बलाई खाना है, ऊपर वाला खाना है, अपर पोर्शन है, इसको हम एट्रियम बोलेंगे। और दोनों को हम क्या बोलेंगे, दाएं और बाएं एट्रियम को एट्रिया। जबकि हर जीरी, जो नीचे वाला खाना होता है, वो वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। एट्रिया की दीवारें पतली होती हैं, जबकि वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं। तो इतना आपने लिख देना, ठीक है। वेंट्रिकल्स ने खून आगे स्पीड के साथ पंप करना होता है, फोर्स लगाकर, इसलिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं, ठीक है। तो ये आपने एट्रिया और वेंट्रिकल के बारे में लिखना है। उसके बाद बेटा वेना केवा, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून के, अच्छा, वेना केवा से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून के बहाव का जो है वो रास्ता बयान करें, कि वेना केवा से खून के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून कैसे बहता है। तो बेटा जी, इसका जो जवाब है, ठीक है, तो आपने ज़रा इसका जवाब अच्छे तरीके से समझना है। उसने यही पूछा है आपसे कि जो वेना केवा है, उससे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून के बहाव का रास्ता बयान करें। तो खून के बहाव का रास्ता है, ये दिल में जो खून की गर्दिश हो रही है, ठीक है, ये आपने बयान करनी है। तो इसका जवाब जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। आपने, उसने रास्ता बयान पूछा है, तो उसने सबसे पहले देखें बच्चे, जो जिस्म के तमाम हिस्से हैं, ठीक है ना, फेफड़ों के अलावा, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड खून होगा, यहाँ से आप इसको नोट करें कि यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड खून होगा, यानी कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून और कम ऑक्सीजन वाला खून, ये दो वेन्स, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। अब उसने यही पूछा है कि वेना केवा से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक रास्ता बयान करें, ठीक है ना। तो ये हमने बयान करना है। तो ये रास्ता आप यहाँ से समझिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जिस्म के तमाम हिस्सों से, फेफड़ों के अलावा, जो डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए दिल के दाएं एट्रियम में आता है, ठीक है। तो दिल के दाएं एट्रियम में आ गया, दायां एट्रियम सुकड़ा और इस खून को दाएं वेंट्रिकल में डाल दिया। देखें बच्चे, ये जो वेना केवा है, आप यहाँ पे देखें आर्टरियल और वीनस सिस्टम में, एक है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, ठीक है, पस्त। तो जो सुपीरियर वेना केवा है, ये वेन्स ही हैं बेसिकली। ये खून वसूल करेंगी कम ऑक्सीजन वाला ऊपर वाले हिस्सों से, गर्दन से, आपके कंधे से, आपके बाजू से। इंफीरियर है ये नीचे वाले हिस्सों से, टांगों से, गुर्दों से, जिगर से, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले हिस्से हैं, ये इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर का नाम ही जाहिर कर रहा है कि पस्त, ठीक है। तो ये नीचे पस्त हिस्सों से खून वसूल करेगी, और सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी, ऊपर वाले हिस्सों से कम ऑक्सीजन वाला खून वसूल करेगी, और ये नीचे वाले हिस्सों से कम ऑक्सीजन वाला खून। अब ये कम ऑक्सीजन वाला खून बेटा आना है दिल की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, दिल का स्ट्रक्चर देखें आप जरा। अब ये दिल की दाएं एट्रियम में आना है, ठीक है। दाएं एट्रियम ने पंप करके खून को दाएं वेंट्रिकल में भेज देना है। दाएं वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी है, वो इस खून को लेकर फेफड़ों की तरफ जाएगी। वहां से फेफड़ों से ऑक्सीजन डलवा कर, पल्मोनरी वेन है ये, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड खून है, ऑक्सीजन वाला, इसको दिल के दाएं एट्रियम में ले आएगी, तो सॉरी बाएं एट्रियम में यहाँ पे ले आएगी। बायां एट्रियम खून को पंप कर देगा बाएं वेंट्रिकल में, और बाएं वेंट्रिकल से अयोटा के जरिए पूरे जिस्म में खून पंप कर दिया जाएगा। तो यही उसने रास्ता पूछा है, ठीक है, कि किस तरफ जाता है, ठीक है। तो आपने रास्ता जो है इसको इस तरह बयान करना है, ठीक है। तो जिस्म के तमाम हिस्सों से, इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से जो खून है, वो दिल के दाएं एट्रियम से, दायां एट्रियम सुकड़ेगा दाएं वेंट्रिकल, फिर दायां वेंट्रिकल सुकड़ेगा, तो इस खून को पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर देगा। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों में पहुंचाएगी। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल जाएगी, ऑक्सीजन खून में दाखिल हो जाएगी। अब फेफड़ों से पल्मोनरी वेन निकलेगी, वो फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड खून, यानी कि कम कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से वापस लाएगी दिल की तरफ।
ये वेन जो है दिल के बाएं एट्रियम में खुलेगी, इस खून को बाएं वेंट्रिकल में डाला जाएगा और फिर वेंट्रिकल सिकुड़ेगा और इस खून को एक बड़ी आर्टरी यानी अयोर्टा में पंप कर देगा और अयोर्टा इस खून को तमाम हिस्सों में पहुंचा देगी। तो आप इतना बड़ा लॉन्ग लिखने की बजाय इस शॉर्ट को आप सिर्फ हिस्सों के नाम उसने पूछे हैं बताए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है दाएं एट्रियम, आप तीर लगाकर लिख दीजिएगा। यहाँ आपने लिखा है इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पे तीर लगाइएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा दायां एट्रियम, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है दायां वेंट्रिकल, ये तीसरा रास्ता हो गया। फिर जो ये जो दायां वेंट्रिकल है, तो दायां वेंट्रिकल जो है सिकुड़ेगा और खून को पल्मोनरी आर्टरी, फिर आपने पल्मोनरी आर्टरी लिख देना है, ठीक है, चौथा। और उसके बाद आपने फिफड़े लिख देना है, फिफड़े। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के जरिए फिर आपने क्या लिखना है, जो है फिफड़ों से वापस आएगा दिल के बाएं साइड पे, ठीक है। तो फिर बायां एट्रियम लिख देना है, फिर बायां वेंट्रिकल लिख देना है और फिर क्या आपने लिख देना है अयोर्टा और फिर जिस्म के तमाम हिस्से, ठीक है। तो आप ये चीज समझने से ताल्लुक रखती है, आप इनके सिर्फ क्या है नाम लिख दीजिएगा, काफी है आपके लिए। उसके बाद है बेटा मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजूहात और इलाज बताएं, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है आपको पता है उसकी वजूहात पूछी हैं, ये दिल की बीमारी है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ पे आप आएंगे इसकी वजूहात। तो बच्चे इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, आगे मैंने बताया है। मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियक का मतलब होता है दिल के, इन्फेक्शन मतलब मौत हो जाना, यानी कि दिल के मसल की मौत हो जाना, ठीक है। तो इसकी वजूहात उसने पूछी हैं, तो हम सिंपली वो देखते हैं। इसकी वजूहात क्या है, एक या एक से ज्यादा कोरोनरी आर्टरी में रुकावट आ जाना, ब्लॉकेज आ जाना, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है, ये देखें यहाँ पे इसमें ये ब्लॉकेज दिखाई गई है कोरोनरी आर्टरी में, तो ये दिल के मसल हैं वो मुर्दा हो चुके हैं। तो कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो दिल के मसल्स को ऑक्सीजन वाला खून देती है। तो ये किसकी वजह से होता है, अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। अथीरोस्क्लेरोसिस आपको पता है कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह के क्लॉट जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं जो आर्टरीज के अंदर, उनकी वजह से ब्लॉक बन जाता है। जो उसके प्लाक बनते हैं उसको हम क्लॉट भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी में रुकावट आ जाए जो कि एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से होगी, तो खून का क्लॉट बन जाने की वजह से ये रुकावट आती है। और इसका इलाज पूछा है, तो दूसरा आप ये लिखेंगे, ठीक है। एक तो आप इसकी ये वजूहात लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसका क्या लिखेंगे, इलाज। इमरजेंसी इलाज क्या है कि जो क्लॉट आया उसको तोड़ने वाली, उसको तहलील करने वाली दवाइयात दी जाएंगी, ठीक है। एंजियोप्लास्टी की जाएगी और क्लॉट को खोल दिया जाएगा, ठीक है। और जब बंद हो जाने वाली जो आर्टरी है उसको खोल दिया जाएगा और स्टेंट भी डाला जा सकता है ताकि आर्टरीज खुली रहे। तो ये तीन इलाज हैं, क्लॉट को तहलील करने वाली दवाइयात, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट वगैरह, ठीक है। तो ये आपने लिख देने हैं। उसके बाद बच्चे दिल की इस डायग्राम में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून को दिखाने के लिए रंग भरें। मार्क्स, अच्छा ये सवाल आ तो नहीं सकता आपको, ठीक है, प्रैक्टिकली शायद आ जाए। तो ये देखें ये बच्चे यहाँ पे उसने कहा है रंग भरें, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका जवाब। यहाँ पे देखें दिल की साख देखें, तो ये बच्चे जहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखाया गया है ना, ये है कम ऑक्सीजन वाला खून, ठीक है। ये वाला हिस्सा यहाँ पे क्या है, कम ऑक्सीजन वाला खून है। और जहाँ पे रेड दिखाया गया है ये क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून है। यानी कि ब्लू हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और रेड हिस्से में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो यही रंग भरना है अगर कहीं पे ये सवाल आपको आ जाए, वरना ये बोर्ड में इस तरह नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अच्छा जो ब्लू नजर आ रहा है ना, खून का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका रंग ब्लू नहीं होता बच्चे, ये सिर्फ ऊपर रोशनी की खसूसियत की वजह से, ये जो आपकी वेन के ऊपर रोशनी पड़ती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये नजर आता है ब्लू, वरना ये ब्लू नहीं होता। ये जो ब्राइट रेड होता है वो ऑक्सीजन वाला खून होता है और जो डार्क रेड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्याह सुर्ख होता है, स्याह सुर्ख, वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये इसका आपने फर्क याद रखना है। उसके बाद है बेटा तफसीली जवाबात, खून के अज्जा के अफ़आल को बयान करें। ये शॉर्ट में भी था, ठीक है। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं और जो प्लेटलेट्स हैं, तो वो दिल के खून के अज्जा हैं, ठीक है। तो खून और इसके अज्जा
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि खून के अज्जा, एक इसमें अच्छा, ये खून के अज्जा में बच्चे सबसे पहले एक प्लाज्मा भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, प्लाज्मा के बारे में बयान करेंगे, आपके खून का जो प्लाज्मा है। ये बच्चे इतना लंबा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है कि ये प्लाज्मा जो है ये अलग से ही लॉन्ग आ जाए, ठीक है। तो आपने इसको अलग से लिखना है। तो इसके लिए यार लेक्चर हैं वो आप लें बच्चे, यहाँ पे चैनल पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर मैं समझाऊंगा आपका तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक एक लॉन्ग समझाना यहाँ पे मुमकिन नहीं है। हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग दोबारा से हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो खून का प्लाज्मा है, ये खून और उसके अज्जा पूछे हैं ना उसने, तो जो खून का प्लाज्मा है वो आपने बयान करना है, ठीक है। जो 55% होता है उसमें क्या क्या होता है कि प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है बेटा, नमकियात होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बेकार मादे होते हैं। इनके क्या काम है? ये प्रोटीन है दो तीन किस्म की, जो है एंटीबॉडीज होती हैं, एक तो प्रोटीन, दूसरी फाइब्रिनोजिन होती हैं। फाइब्रिनोजिन को निकाल दिया जाए तो सीरम बचता है। ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ी हैं हमने। और एल्ब्यूमिन होती है जो कि खून का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बरकरार रखती है। नमकियात होते हैं, बेकार मादे होते हैं। रेस्पिरेटरी गैसें होती हैं। रेस्पिरेटरी गैसें आपको पता कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। उसके बाद ब्लड सेल्स हैं, तो रेड ब्लड सेल की आपने शक्ल लिखनी है कि ये सुर्ख सेल्स हैं, डिस्क की तरह के हैं, डिस्क की तरह के हैं, ठीक है। वस्त में एक दबाव होता है, ये हीमोग्लोबिन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका कितना हुजम होता है, एक मकाब मिलीमीटर में कितने होते हैं ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने कहाँ बनते हैं, बच्चों में कहाँ बनते हैं, बालगों में कहाँ बनते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये क्या काम करते हैं, इनकी तादाद कितनी होती है, ठीक है। और इनकी कौन सी इकसाम है? जिनमें साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, वो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट का साइटोप्लाज्म दानेदार नहीं होता। इस तरह जो प्लेटलेट्स हैं वो किस तरह खून के जमने में मदद देते हैं, तो आगे बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया भी है इसका, ठीक है। तो ये आपने बयान कर देनी है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपने बयान करनी। अच्छा, ये इस तरह मैं आप फिर बता रहा हूँ कि लॉन्ग सारा नहीं आएगा। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। हो सकता है कि प्लेटलेट्स अकेला ही लॉन्ग आ जाए, ठीक है ना। तो बोर्ड वाला जो होता है वो बास का तो उसके मूड का कोई पता नहीं होता, वो शॉर्ट सा सवाल भी लॉन्ग में दे देता है। तो इसके लिए आपको लेक्चर्स बच्चे जो है वो लेने पड़ेंगे। उसके बाद वजाहत करें कि खून इंसानी जिस्म में। उसके बाद बेटा जी दूसरा सवाल है कि वजाहत करें कि खून इंसानी जिस्म में मवाद की नकलो हमल ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। तो ये खून के रिलेटेड है कि खून जो इंसानी जिस्म में जो मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। तो बेटा ये यहाँ पे आएंगे आप, तो खून और इसके अज्जा यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि खून कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है, बुनियादी काम जिस्म में मादों की नकलो हमल करना है। तो ये ट्रांसपोर्ट नकलो हमल वाला आ गया इसमें। ये अहम मवाद को वहां से ले जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचाता है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक अखराज के लिए ले जाता है, ये भी ट्रांसपोर्ट है। और खून डाइजेस्टिव सिस्टम से ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, जो हम खाते हैं, उनको भी सेल्स तक और ग्लैंड से हार्मोन्स को हदफादा तक, यानी कि जो टारगेटेड आर्गन्स होते हैं, ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको जो उनके हदफ अदा होते हैं वहां तक लेकर जाता है। और सेल से बेकार मादों को एक्सक्रीशन के लिए गुर्दों तक पहुंचाता है। तो एक यहाँ तक आपने लिखना है, ये ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद बच्चे प्लाज्मा में जब आप आएंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बेकार मादे हैं और हार्मोन्स हैं, यानी कि प्लाज्मा में ग्लूकोज, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये मादे खून में डाइजेस्टिव सिस्टम से दाखिल होते हैं और सेल्स में पैदा होने वाले बेकार मादे भी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। प्लाज्मा में एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन भी मौजूद होते हैं। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, ये भी खून के जरिए जो हैं वो नकलो हमल इनकी होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कलील मकदार प्लाज्मा में हालशुदा होती है। ऑक्सीजन बुनियादी तौर पर रेड ब्लड सेल के पास होती है, लेकिन ऑक्सीजन की तकरीबन 1.5% जो होता है वो हालशुदा शक्ल में प्लाज्मा में भी मौजूद होती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की 5 से 7% मकदार प्लाज्मा में हाल हुई होती है। तो ये आपने इसका जवाब लिखना है, ठीक है। तो सिंपली आपने ये लिख देनी है दो चीज़ें जो मैंने बताई हैं। अगर आप इससे भी आसान जवाब करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ, बट ये भी लिख देंगे तो ठीक है, लेकिन जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे तो आप वो लिख दीजिएगा तो वो भी बेहतरीन हो जाएगा। ये देखें बच्चे, अगर आप ये जवाब लिखना चाहें तो ये भी बड़ा मुनासिब सा जवाब है, ठीक है। तो खून जो है इंसानी जिस्म में इंतहाई अहम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है। यही पूछा उन्होंने कि मादों की नकल हमल किस तरह करता है। ये ऑक्सीजन, ग़िज़ा, हार्मोन, फजलात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, जिसमें जो दिल है वो पंपिंग आर्गन के तौर पर बेटा जो है
वो काम करता है। उसके बाद आपने इसके बारे में बता देना है, ये ऑक्सीजन की तरसील करता है, ठीक है। फेफड़ों में ऑक्सीजन खून, फेफड़ों से ऑक्सीजन खून में मुख्तलिफ रेड ब्लड सेल्स के जरिए प्रोटीन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और पूरे जिस्म के खुलियात तक पहुंचाई जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, फिर गजाई अज्जा की फराहमी करता है, ठीक है, जो हम खाते हैं। ये मैंने चीज़ें आपको जो बता दी हैं। वेस्ट की सफाई, जो खुलियों के मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म से बनने वाले जो जहरीले मादे हैं, यूरिया खून के जरिए गुर्दों तक पहुंचती है। तो इस तरह आप ये मार्कर से हेडिंग्स बना लीजिएगा जो मैंने हाईलाइट की हैं। तो ये आप इस तरह लिख दीजिएगा। हार्मोन की तरसील, जो गदूद होते हैं, ग्लैंड होते हैं, जहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं वो हदफ अज़ा तक, टारगेट आर्गन्स तक पहुँचाए जाते हैं। दर्जा हरारत का तवाज़ुन करने में भी जो खून है ये मदद करता है कि ये पट्टों और अंदरूनी अज़ा की गर्मी को जिस्म की सतह तक मुंतकिल करता है ताकि पसीने के जरिए अज़ाफ़ी जो हरारत है वो खारिज हो सके, ठीक है। तो इस तरह खून में सफ़ेद खुलियात, प्लेटलेट्स होते हैं, मदाफ़ती निज़ाम के तौर पर काम करते हैं और इन्फेक्शन या जख्म की सूरत में जिस्म की हिफाजत करते हैं। तो ये आपने बेटा जी इसका लिख देना है। ये भी इजी है, अगर वो लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि दिल की साख्त को एक डायाग्राम के जरिए बयान करें। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। एक जो है वो ये देखें, ये दिल का, इंसान का दिल है ना, इसमें एक दिल की साख्त है ये वाली, ठीक है, और उसके बाद है दिल में खून की गर्दिश, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसने दिल की साख्त पूछा है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बनाएंगे इस तरह। उसके जो सारे हैं आप कंपोनेंट उनको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और किस तरह पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, खून इनके जरिए जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद दिल की साख्त है, ये आप लिखेंगे कि दिल की जो है एक सख्त मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम में मौजूद होता है, ठीक है। ये फ्लूइड खारिज करती है जो रगड़ को कम करती है। इंसान का दिल जो है और उसके जो दोनों तरफ होती हैं उनके दरमियान जो दीवार है उसको सेप्टम बोलते हैं हम, ठीक है। और हर जो साइड है दो खानों में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने किया है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिख देनी है। और इसके अलावा जो वाल्व होते हैं, दिल के दाएं खाने, जो दो दाएं खाने हैं उनके दरमियान जो वाल होते हैं वो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, और ये जो दो बाएं खाने हैं इनके दरमियान जो वाल होते हैं इनको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख भी देनी है। और डायग्रामेटिकली आधे नंबर डायग्राम के होंगे और आधे नंबर ये थ्योरी लिखने के। तो आपने ये यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर बयान कर देना है। बाकी आप डिटेल से जो लेक्चर अपलोड किए मैंने बच्चे वो आप लें तो इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो यहाँ से आपने इसका जवाब लिख देना है। उसके बाद है जी स्मोकिंग के दिल की बीमारियों के मतलब नुकसानदाह असरात की वजाहत करें। यानी कि स्मोकिंग के जो स्मोकिंग है वो दिल की बीमारियों के मतलब, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा स्मोकिंग के बारे में अलग से पढ़ा था, यहाँ पे जो है ये अलग से है, ये सिर्फ दिल की बीमारियों के मतलब। वहां हमने पढ़ा था कि स्मोकिंग क्या क्या नुकसान करती है, तो बहुत सारी बीमारियां पड़ी थी। यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखना है कि दिल की बीमारियों के ऊपर नुकसानदाह असरात इसके कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से इसका जवाब लिखना है कि दिल की बीमारियों के जो है वो मतलब तंबाकू नोशी के नुकसानदाह असरात। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस में इजाफा हो सकता है, ठीक है। तो आपने इस तरह हेडिंग बना लेनी है, एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरा में इजाफा, ये मार्कर से लिख देना है और नीचे आपने ये लिख देना है। तो ये जो दिल की जो आर्टरीज हैं वो क्या हैं, सख्त हो सकती हैं। खून के लोथड़ों के क्लाट के बनने में इजाफा, ये दूसरी हेडिंग आपने दे देनी है, ठीक है। तो यानी कि खून के जो एग्रीगेशन बनते हैं, जुमगठे बनते हैं, ठीक है, क्लॉट्स बनते हैं, उनका इम्कान बढ़ जाता है। कोरोनरी आर्टरी बंद हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। उसके बाद तीसरी हेडिंग आपने देनी मार्कर से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, सिगरेट नोशी ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती है, ठीक है। नालियां सुकड़ जाती हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं, यानी कि तंग हो जाती हैं, और जिससे खून जो है वह तंग होकर गुजरता है और दिल को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसके बाद बच्चे चौथी हेडिंग देंगे कि गैर मामूली धड़कन और रिदम यानी कि एरिदमिया। एरिदमिया आप इसको बोलेंगे, ए का मतलब होता है एब्सेंट, रिदमिया मतलब यानी कि जो नॉर्मल धड़कन है वो एब्सेंट है, यानी कि दिल की धड़कन है वो गैर मामूली हो गई है, बेकाबू हो गई है, ठीक है ना, बेतरतीब है। आगे तो तरतीब के साथ डबल पंप के तौर पर काम करता है, लेकिन जब स्मोकिंग करेंगे तो उसमें मौजूद नुकसानदार चीजें दिल की धड़कन को बेकाबू कर देंगी। उसके बाद पांचवा आप हेडिंग मार्कर से देंगे ऑक्सीजन की फराहमी में कमी। देखें बच्चे, जो सिगरेट का धुआं है वहां कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसमें मौजूद होती है,
अब जो हीमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल में, उसके साथ मिलना होता है ऑक्सीजन ने और पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट होना होता है। लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इतनी खतरनाक गैस है कि ये ऑक्सीजन से ज्यादा तेजी से मिलती है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और ये पूरे जिस्म में खून को ऑक्सीजन की ले जाने की सलाहियत में कमी आ जाएगी। दिल की मजमूई सेहत पर असर, ये मार्कर से हेडिंग देंगे कि स्मोकिंग टांगों की शरियानों के टांगों में डालती है, जिसकी वजह से दिल की नालियों पर मजीद जो है दिल पर तनाव बढ़ जाता है। तो ये चीजें आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टरी, वेन और कैपिलरी की साख्त और अफवाल का मुआजना करें। आर्टरी, वेन और कैपिलरी, देखिए बच्चे तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आर्टरी, वेन और कैपिलरी वाला, दिल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर्स का बड़ी तफसील से लेक्चर्स में बयान किया है। जो ब्लड वेसल्स हैं बच्चे, ठीक है, ये वाला टॉपिक है। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि ब्लड वेसल्स पर नोट लिखें या आर्टरी, तो ब्लड वेसल में आर्टरी, वेन और कैपिलरीज ही आती है, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है, तो बड़ी वजाहत के साथ लेक्चर मौजूद है, वहां से ले लीजिएगा। तो आर्टरी है जो दिल से दूर खून ले जाती है, वेन है जो दिल की तरफ खून लेकर जाती है, ठीक है। और इनमें जो चीजें कॉमन है आर्टरी और वेन में और कैपिलरी में, एंडोथीलियम तीनों में मौजूद है। यहाँ पे ल्यूमन है, इसमें खून बहना है, यहाँ पे भी ल्यूमन मौजूद है, ठीक है। तो ये ल्यूमन मौजूद है, स्मूथ मसल मौजूद है और कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है। आर्टरी और वेन के दरमियान राब्ते का काम करती है कैपिलरी, ठीक है। तो कैपिलरी में सिर्फ एक ही तय होती है एंडोथीलियम की, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। सबसे पहले आर्टरी में लिखना है कि ये खून को दिल से दूर ले जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन वाला खून ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने ये छोटा छोटा है, आपने ये सारा लिख देना। कैपिलरी बताना है कि ये सबसे छोटी ब्लड वेसल है, तो यहाँ तक आपने ये लिख देना है। आप लेक्चर ले सकते हैं, मौजूद है लेक्चर बच्चे। वेन्स, वेन्स खून को दिल की जानब लेकर जाते हैं, यानी कि कम ऑक्सीजन वाला खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल की तरफ लेकर जाएंगे ताकि फेफड़ों से दिल खून में ऑक्सीजन डलवाएगा और फिर दिल है वो बाएं साइड की तरफ से पूरे जिस्म में पंप कर देगा आर्टरीज के जरिए, ठीक है। तो ये आपने लिखना है इसके बारे में। तो ये है हमारा ब्लड वेसल्स। उसके बाद बच्चे इंक्विजिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आते तो नहीं होते, चले हम देख लेते हैं। दिल में ऑक्सीजनेटेड खून को डीऑक्सीजनेटेड से अलग रखना क्यों जरूरी है? देखें बच्चे, हमने कहा कि दिल डबल पंप के तौर पर काम करता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड खून को रिसीव करता है और ऑक्सीजन डलवा कर फेफड़ों से पूरे जिस्म में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो अलग रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन वाला खून चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन डलवाते हैं उसमें फेफड़ों से। तो इनको अलग रखना इसलिए जरूरी है ताकि दिल जो है वो अलग अलग से अपना काम कर सके, एक चीज। और दूसरी चीज जो है हमारे जो सेल्स हैं, जिस्म के आर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन वाला खून मिल सके, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से अलग रखते हैं। दूसरा सवाल है बाकायदा वर्जिश ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को किस तरह मजबूत करती है? देखें बच्चे, ये जो वर्जिश है आपके सर से लेकर पांव तक आपके जिस्म को जो है उस पर अच्छे असरार डालती है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है खून की गर्दिश को ठीक करेगी, आपका ब्लड प्रेशर है उसको ठीक रखेगी, खून की नालियों को जो है वो खोले रखेगी जिससे जो खून का बहाव है वो ठीक रहेगा, ठीक है। हमारे हार्मोन्स हैं उनको अच्छे तरीके से, जो दिल की हमारे हार्मोन्स हैं खून में, उनको अच्छे तरीके से जो है हार्मोन्स का तवाज़ुन ठीक रखेगी, ठीक है। तो बहुत सारे जो इसके फायदे हैं। तर्ज जिंदगी के इंतखाब कार्डियोवास्कुलर बीमारियों से किस तरह बचाव कर सकते हैं? देखिए बच्चे, जो बंदा अच्छी जिंदगी गुजारता है, अच्छा लाइफस्टाइल गुजारता है, वो कार्डियोवास्कुलर बीमारियों से महफूज रहता है। इसके बजाय अगर एक बंदा बैठा रहता है, काम नहीं करता, एक्सरसाइज भी नहीं करता, तो ठीक है, उसमें जो बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो जितना अच्छा तर्ज जिंदगी आपका होगा, बीमारियों से, तर्ज जिंदगी में अकेली वर्जिश नहीं है, अच्छी खुराक भी है, बुरी चीज़ों से, शराब से, सिगरेट से, इससे हिफाजत भी है, इससे बचाव भी है। तो जितना अच्छा आपका लाइफस्टाइल होगा उतना ही आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। चौथा सवाल है, अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह कभी काबू में ना लाई जाए तो ये वक्त गुजरने के साथ दिल और ब्लड वेसल्स पर कैसे असरअंदाज होती है? देखिए बच्चे, ज्यादा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो नालियों में जमा होकर नालियों को तंग कर देता है, ब्लड वेसल्स को, ठीक है। खून के बहाव में मसला आता है और दिल की बीमारियों, ठीक है, हार्ट अटैक का और दिल की बीमारियों, ब्लड वेसल्स के फटने का जो है वो चांस बढ़ जाता है, जिससे जो इंसान की है वो मौत वाक़ हो सकती है। तो ये है बच्चे आपका जो एक्सरसाइज थी, जो हमने अच्छे तरीके से की। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।